नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज कोई पुरानी बात न करके ताज़ा घटनाक्रम के बारे में बात करूंगा। नुपुर शर्मा प्रकरण के फॉल आउट होना शुरू हो गए हैं। उसका सबसे बड़ा और पॉजिटिव फॉल आउट अगर कोई है तो वो ये होने जा रहा है कि भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार संसद के मॉनसून या शीत सत्र में कॉमन सिविल कोड का विधेयक लेकर आने वाली है। आप पक्का मानिए कि ये विधेयक इसी कैलेंडर ईयर में संसद में पेश होने वाला है और संसद में पेश होगा तो पास भी होगा। हो सकता है क्या होगा ही, मांग होगी कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजिए और लोगों से बात होनी चाहिए। वो क्या होगा मुझे उस प्रक्रिया का मालूम नहीं है कि वो सेलेक्ट कमेटी को जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि सरकार ने तैयारी कर ली है कॉमन सिविल कोड लाने की। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, एडवांस स्टेज पर है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370-35A की विदाई हो चुकी है और अब कॉमन सिविल कोड यानी बीजेपी के जो 3 कोर इश्यूज़ थे उन सब पर 8 साल के अंदर सरकार काम करने जा रही है और उनको पूरा करने जा रही है। तो ये अगर नुपुर शर्मा प्रकरण ना होता तो मुझे लगता है शायद इसमें 6 महीने साल भर और ज़्यादा लगते, लेकिन उसकी वजह से ये और पहले आ रहा है। तो जो लोग ये मानते हैं कि जो कुछ हुआ इस मुद्दे पर और जिस तरह से कतर ने एतराज़ किया, उसके बाद और कई इस्लामिक देशों ने किया और भारत सरकार का जो उस पर रिस्पांस था कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, देश की इज्जत दांव पर लगा दी, देश का अपमान करा दिया, उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि मोदी हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज से नहीं 20 साल से, उस तरह से आज तक भाजपा के भी किसी नेता ने नहीं किया है, चाहे वो संघ हो, चाहे वो बीएचपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन एक चीज़ होती है डिप्लोमेसी में, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट युद्ध में भी होती है। जब आपका मोर्चा मजबूत ना हो तो आप पीछे हटकर मोर्चे को मजबूत करते हैं और फिर आक्रमण करते हैं। इसीलिए, और ये मनुष्य की बात नहीं, मैं भगवान का उदाहरण दे रहा हूँ। भगवान कृष्ण जो 16 कलाओं से विभूषित थे, 16 कलाओं के साथ उन्होंने अवतार लिया था, उनका एक नाम है रणछोड़ दास। क्यों पड़ा नाम मालूम है? जरासंध ने जब हमला किया मथुरा पर तो भगवान कृष्ण को ये समझ में आ गया कि उन्होंने कहा कि मथुरा तैयार नहीं है, मथुरा सक्षम नहीं है इस हमले का मुकाबला करने के लिए। तो वो अपने परिवार और अपनी पूरी प्रजा को लेकर भाग खड़े हुए और जब भागने लगे तो उसने जरासंध ने उनका नाम दिया रणछोड़ दास। वहाँ से भागते हुए वो प्रवर्षत पर्वत पर विश्राम के लिए रुके, पूरा काफिला रुका, जिस पर्वत के बारे में कहा जाता था कि हमेशा यहाँ बारिश होती रहती है। लेकिन वहाँ भी जरासंध ने अपने लोगों को भेजा, सेना को, कि नीचे से आग लगा दो। वहाँ से 44 फीट बताते हैं, 44 फीट ऊंचाई से कूद गए भगवान कृष्ण और उस जहाँ कूदे वहीं आज रणछोड़ दास मंदिर है द्वारका में। द्वारकाधीश मंदिर के ही पास जो है वो रणछोड़ दास मंदिर है। तो स्ट्रेटजी, लड़ाई में हमेशा जीत उसकी होती है जिसकी स्ट्रेटजी अच्छी हो, जिसको मालूम हो कि हमारा कमज़ोर पक्ष क्या है और हमारा मजबूत पक्ष क्या है, हमारे दुश्मन का कमज़ोर पक्ष क्या है और मजबूत पक्ष क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले दिन से पता था कि ये प्रॉफिट मोहम्मद की बेअदबी का मुद्दा ऐसा है, इसकी लड़ाई अगर लड़ेंगे तो हार जाएंगे। सारे इस्लामिक देश एक साथ हो जाएंगे, 50, 55, 57 जितने भी हैं, और उसके अलावा बाकी दुनिया के देश तमाशबीन बने रहेंगे, कोई हमारा साथ देने के लिए आएगा नहीं। तो हारी हुई लड़ाई, जो पहले से हार दिख रही हो, उसको लड़ने से अच्छा है उस लड़ाई से निकल जाना, और वही उन्होंने किया। एक बयान ने, अब आप जो लोग जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि किस तरह से सरेंडर किया, किस तरह से देश की प्रतिष्ठा गिराई, उनको ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती कि जो मोदी अमेरिका से और यूरोप से नहीं झुके वो कतर से क्यों झुक जाएंगे, वो सऊदी अरब से क्यों झुक जाएंगे, वो कुवैत से क्यों झुक जाएंगे। तो झुकने का तो कोई सवाल नहीं है, और मोदी झुक गए हैं और ये इस्लामिक देश जो है भारत से बहुत नाराज़ हो गए हैं।
ये सिर्फ जिन लोगों ने ये एतराज़ जाहिर किया, जिन देशों ने, कतर और उसके बाद बाकी देशों ने, उन सब की मजबूरी थी, उनके लिए भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट था। वो भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि मोहम्मद साहब की बेअदबी का मुद्दा उठे और वो चुपचाप रहे। और एक ने उठाया तो बाकी के लिए मजबूरी हो गया कि अगर वो पीछे रह जाएंगे तो उनके बारे में सवाल उठने लगेंगे। और ये बात मैंने कही अभी भगवान कृष्ण की। तो थोड़ा और समकालीन या थोड़ा पीछे आ जाते हैं। सन 1920 में 1920 में लाला लाजपत राय ने चित्तरंजन दास को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि मुझे इस देश में इस समय जो 7 करोड़ मुसलमान हैं, उस समय मुसलमानों की आबादी, भारत का विभाजन नहीं हुआ था जाहिर है 1920 में, 7 करोड़ थी सिर्फ। उन्होंने कहा इन 7 करोड़ की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है अफ़गानिस्तान की जो हथियार जुटाने वाला देश है, सेंट्रल एशिया की, अरेबिया की, मेसोपोटामिया की और तुर्की की। कहा कि ये अगर इकट्ठे होकर ये भारत के खिलाफ होंगे तो इनको रोकना मुश्किल होगा। तो नरेंद्र मोदी गीता, रामायण और हमारे जो दूसरे ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन किया है उन्होंने, और भारतीय इतिहास का भी। वो समझते हैं कि कब कौन सा कदम उठाना चाहिए। जिनको विश्वास नहीं है उनको कभी विश्वास नहीं होगा। जो आज गाली दे रहे हैं वो समझ लीजिए कि उनको कभी विश्वास था नहीं, मजबूरी में वो शायद विश्वास कर रहे थे। इसलिए जो है आप समझिए दूसरी तरह से इसको। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि खाड़ी के देशों पर निर्भर है भारत, खाड़ी के देशों का समर्थन अगर नहीं रहेगा तो भारत का क्या हो जाएगा। खाड़ी के देशों पर हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर है, हम तेल और जो है गैस के लिए उन पर एक तरह से आश्रित हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि खाड़ी के देश अगर समर्थन नहीं देंगे तो भारत की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, अब पता नहीं क्या क्या। उन्होंने कहा खाड़ी के देशों की भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्थिति इसके ठीक उल्टी है। अब आप एक एक करके मैं इन देशों के बारे में कुछ आपको तथ्य देता हूँ। और उससे पहले ये बता दूं कि खाड़ी के देशों को ये समझ आ रहा है कि भारत को एक सीमा के बाद नाराज़ नहीं कर सकते। आप देखिए इस कंट्रोवर्सी के पीक पर ईरान ने अपने वित्त मंत्री की भारत यात्रा पर रोक नहीं लगाई। ईरान ने भी एतराज़ किया था, लेकिन वित्त मंत्री की जो है यात्रा पर रोक नहीं लगाई। और देखिए वित्त मंत्री यहाँ से लौट कर गए तो उसके बाद उनके विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया और एक बयान जारी किया, और जिसमें कहा गया कि वित्त मंत्री जो है ईरान के भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार AK डोवाल से मिले। उसमें प्रॉफिट मोहम्मद की बेअदबी का मामला उठाया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये भारत सरकार का रुख नहीं है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी उसके बाद किसी और की कभी हिम्मत ना हो ऐसा करने की। भारत ने इस पर सख्त एतराज़ जाहिर किया। भारत ने कहा कि ये मुद्दा दोनों की बातचीत में उठा ही नहीं, इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई, इसलिए ईरान इस मुद्दे को, इस स्टेटमेंट को वापस ले। और ईरान ने चुपचाप वो बयान वापस ले लिया, ईरान के विदेश मंत्रालय ने। तो ये जो है, जब ये मुद्दा उठा, जब कतर ने एतराज़ किया तो हमारे उपराष्ट्रपति कतर में थे। कतर की सरकार ने भारत सरकार के बयान के बाद कहा कि हम संतुष्ट हैं। लेकिन निर्भरता की जो बात हो रही है तो आपको बता रहा हूं मैं कुछ तथ्यों से, आप समझिए कि निर्भरता भारत की नहीं है, खाड़ी के देशों की भारत पर निर्भरता है। कैसे? पहला काम तो किया भारत सरकार ने जब गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, उसके बाद कतर और एक और किसी देश ने, 2 देशों ने इंटरनेशनल टेंडर जारी किया गेहूं खरीदने के लिए। कोई टेंडर भरने नहीं आया क्योंकि किसी के पास गेहूं है ही नहीं भारत के अलावा। रूस और यूक्रेन सबसे बड़े जो है एक्सपोर्टर थे, वहाँ युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के बहुत बड़े भंडार को या तो जला दिया है रूस ने या उस पर कब्जा कर लिया है। भारत सरकार ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, कह दिया हम किसी कंपनी को बेचेंगे ही नहीं, और कहा कि जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा। तो कतर हो, सऊदी हो, ओमान हो, कुवैत हो, ईरान हो, इन सब को भारत के पास आना पड़ेगा।
अब कतर को ही देख लीजिए। कतर में 6000 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं जो आईटी, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के तमाम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और कतर सरकार की मदद कर रहे हैं। कतर की कुल आबादी है 27 लाख, उसमें से 7 लाख भारतीय हैं और ये दिहाड़ी मजदूर नहीं है, ये स्किल्ड लेबर है, ये हाईली प्रोफेशनल लोग हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कतर में, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय कंपनियां तैयार कर रही हैं और कतर अपनी गेहूं और बासमती चावल की कुल खपत का 50% भारत से खरीदता है। इसके अलावा 25,000 टन सब्जियां खरीदता है, मीट खरीदता है और दूसरी चीज़ें खरीदता है। तो कतर जो है उसके पास गैस और तेल है, ये सही बात है, लेकिन वो गैस और तेल तो खा के और पी के तो नहीं रह सकते हैं। उनको खाने के लिए तो भारत पर ही निर्भर रहना है और अगर उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प होते इसके तो बहुत पहले उन्होंने कर लिया होता। इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन भारत के पास तेल और गैस के विकल्प हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति अभी हाल ही में पहुँचे हैं ईरान, दोनों देशों की बात हुई है। हालांकि वेनेजुएला से तेल हमको बहुत मिल सकता है और थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है, लेकिन वहाँ लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, वहाँ से लाने की समस्या है, उससे कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन ईरान तैयार है। रूस जो है इस साल के आखिर तक हमारी कुल तेल की ज़रूरत का 30% रूस से आएगा। तो ये जो बदलाव हो रहा है, ये नुपुर प्रकरण के बाद ये जो भारत सरकार की नीतियों में बदलाव हो रहा है, ये उसका असर है कि खाड़ी के देशों पर निर्भरता जितनी कम हो सके उतनी कम की जा सके। निर्भरता से मेरा मतलब तेल और गैस से है और किसी चीज़ के लिए निर्भर नहीं है। कुवैत की आबादी है 47 लाख, उसमें 10 लाख भारतीय हैं। इसमें से 5.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नर्स, इस तरह के प्रोफेशनल लोग हैं और इसके अलावा 28,000 भारतीय कुवैत सरकार में काम कर रहे हैं। सरकार कैसे चले, सरकार का काम कैसे हो, इसमें मदद कर रहे हैं। कुवैत भी भारत से 1.5 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का आयात करता है। ये इन देशों की जो बिरयानी पकती है ना, वो भारत के बासमती पर ही पकती है। सऊदी अरब जो इनमें सबसे अमीर माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है, सऊदी अरब में 745 इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं और 22 लाख भारतीय हैं। सऊदी अरब टेक्नोलॉजी में पिछड़ने न पाए, इसके लिए सारा काम भारतीय लोग कर रहे हैं। भारतीय प्रोफेशनल्स, टेक प्रोफेशनल्स, आईटी के प्रोफेशनल्स, ये सब लोग काम कर रहे हैं। सऊदी भी अपने चावल की कुल खपत का आधा 50% भारत से आयात करता है। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात कीजिए, यूएई की, यहाँ 39 लाख भारतीय हैं और भारतीय कंपनियों का यूएई में $85 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, इन क्षेत्रों में है। यूएई भी अपनी ज़रूरत का 30% गेहूँ भारत से खरीदता है और 40% बासमती खरीदता है। ईरान अपनी खपत का 40% बासमती भारत से खरीदता है। इसके अलावा ये सब देश सब्जियां, फल, मीट, मिल्क प्रोडक्ट, ये सब भी खरीदते हैं। तो इसलिए ये जो कहा जाता है कि इतने लाख भारतीय काम करते हैं खाड़ी के देशों में, अगर जिस दिन निकाल दिया उस दिन देशों की इकॉनमी बैठ जाएगी। वहाँ ये लोग परजीवी नहीं हैं, वहाँ उनके आश्रय नहीं हैं। ये उन देशों की इकॉनमी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। उन देशों की जो आर्थिक शक्ति है, जो स्किल्ड पावर है, उसको बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। तो ये उन पर निर्भर नहीं है, ये देश इन लोगों पर निर्भर हैं, इन भारतीयों पर निर्भर हैं। तो इसलिए ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भारत खाड़ी के देशों पर निर्भर है। भारत के पास तेल के ऑप्शंस बहुत हैं। अमेरिका की तो नाराज़गी यही है कि हमसे क्यों नहीं भारत खरीद रहा है, बहुत कम खरीदता है अभी। तो अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी तेल की ज़रूरत जो है वो हमारे यहाँ से आयात करके पूरी करे।
और इसके अलावा भी भारत के पास ऑप्शन बहुत हैं। रशिया तो है ही सामने, ईरान तैयार है। ईरान को अपने पाले में या अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है रूस। ईरान और अमेरिका का झगड़ा आपको मालूम है, जो सैंक्शंस लगे हैं ईरान पर भी लगे हैं। अब ईरान, रूस के साथ साथ अब ईरान भी भारत से अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहा है। तो भारत के पास ऐसा नहीं ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है इसलिए कि पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी ने इस सब की आधारशिला तैयार की है, इसका आधार तैयार किया, संबंध बनाए ऐसे, अपने देश की ताकत बढ़ाई ऐसे, अपने देश की इन लोगों के लिए ज़रूरत बढ़ाई, इनकी निर्भरता भारत पर बढ़ाई। ये सब इसलिए हो रहा है। ये मानकर चलिए कि जो तेल उत्पादक देश हैं, ओपेक कंट्रीज जो इनका संगठन है, हालांकि वेनेजुएला और ईरान भी ओपेक के सदस्य हैं, लेकिन वो इनके रास्ते पर नहीं चल रहे। ओपेक की जो बाकी सदस्य देश हैं उनके इशारे पर या उनकी नीतियों के अनुसार नहीं चल रहे। वो रूस और भारत के ज़्यादा नज़दीक हैं। इसलिए जो है अमेरिका और ओपेक देशों की भी नींद उड़ी हुई है कि भारत कर क्या रहा है। भारत ने जो रूस का साथ देने का फैसला किया रूस यूक्रेन युद्ध में, उससे पूरी दुनिया में खलबली है। उससे पूरी दुनिया में भारत की ताकत का भी एहसास हुआ है। सिर्फ हमको आपको पता नहीं है कि मोदी की ताकत क्या है। हम आप सिर्फ हैं जो मोदी को कमज़ोर समझते हैं, जो समझते हैं कि मोदी कहीं भी समझौता कर सकते हैं, कहीं भी झुक सकते हैं। मोदी अपना युद्ध का समय, स्थान और तारीख खुद चुनते हैं। उनका पिछले 20 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। वो आज तक कभी हारी हुई लड़ाई नहीं लड़े हैं। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट का इस्तेमाल जिस बखूबी से मोदी करते हैं उस तरह से कोई नहीं करता। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर इतनी आलोचना हुई, मोदी डिगे नहीं। वो 3 कृषि कानून वापस लेकर उन्होंने पंजाब को हिंसा की आग में झोंकने से बचा लिया। आज आपको पंजाब की जो हालत दिखाई दे रही है, इससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा खराब होती अगर वो 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस न लिए होते। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो देश को नहीं समझते, वो लोगों की भावना को नहीं समझते या देश हित की बात नहीं समझते। उनको मालूम है कि अगर उन्होंने ये कानून वापस लिया तो इसकी आलोचना होगी, तो उसकी आलोचना सुनने के लिए तैयार थे। एक बात आपको याद दिला दें, महात्मा गांधी की चौरी चौरा का कांड हुआ, उसमें हिंसा हो गई, महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। आंदोलन में शामिल एक प्रमुख नेता जो है, प्रमुख व्यक्ति गए गांधी जी से मिलने, और काफ़ी देर तक इंतज़ार करने पर मुलाकात नहीं हुई तो हल्ला हंगामा शुरू किया। इस घटना का शायद मैं जिक्र कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ बताना ज़रूरी है। तो सरदार पटेल को भेजा गांधी जी ने कि देखिए क्या बात है। सरदार पटेल आए, पूछा तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने आंदोलन की कॉल दी, सब लोग शामिल हुए, इतनी हिंसा का सामना किया, पुलिस बर्बरता का सामना किया और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो सरदार पटेल ने जो कहा वो ध्यान से सुनिए। सरदार पटेल ने कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि नेता को इस बात का अधिकार है कि व्यापक राष्ट्रीय हित में जनता की मर्जी के खिलाफ भी फैसला ले सके। वो सरदार पटेल की विरासत वाले हैं नरेंद्र मोदी, वो रणछोड़ दास की विरासत वाले हैं मोदी, गुजरात से ही आते हैं। तो ये मानकर चलिए मोदी की, मैं बार बार कहता हूँ, नीति पर सवाल उठाइए ज़रूर, नीयत पर सवाल मत उठाइए। मोदी की नीयत पर सवाल उठाकर सिर्फ आप अपना देश का और सनातन धर्म का नुकसान करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं करेंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न है वाजिब हो सकते हैं, आपकी जो भावना है वो सही हो सकती है, आपका आक्रोश, आपका क्षोभ वो वाजिब हो सकता है, जायज़ हो सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। उस सीमा को मत लांघिए। एक लक्ष्मण रेखा है, ऐसे मामलों में होती है, उसका पालन करना चाहिए कि कहाँ जाकर रुक जाना है, ये हमको आपको पता होना चाहिए। कौन हमारा वास्तविक हितैषी है, ये हमको पता होना चाहिए। अगर जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटना शुरू करेंगे, उसका क्या नतीजा होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।